Hello everyone, welcome to Ekta's Educational World. In today's video, we're going to learn English grammar. Yes, as we all know, English is very important in terms of grammar and writing skills. So, grammar part is very important if you want to learn English or you want to speak English fluently. सो ग्रामर के रिलेटेड आपको हर टर्म जो भी आप ग्रामर में कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है. हाउ वी आर डूइंग फॉर मैथ्स, फॉर अकाउंटेंसी और एनी अदर सब्जेक्ट, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ऑल्सो. जितना ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस होगा आपका, उतना ही बेटर आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो विथ इंग्लिश ग्रामर. नाउ इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विथ फिगर्स ऑफ स्पीच. येस, अब ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? सो बेसिकली ग्रामर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है. ये भी एक टर्म है दैट इज़ स्पीच. नाउ दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ टेक्निक और टूल फॉर एक्सप्रेशन. येस, जो भी चीज़ हम एक्सप्रेस करते हैं जिसको बेटर वे में हम और एक्सप्लेन कर सके या तो उसको स्पेसिफाई कर सके, उसके लिए होता है फिगर्स ऑफ स्पीच. तो यहाँ पर ये स्पीच को हमें इन डिटेल्स में उसके टाइप्स जानने हैं. सबसे पहला टाइप है दैट इज़ सिमिली. येस, फिगर ऑफ स्पीच में बहुत सारे टाइप्स है, पर यहाँ पर हम बेसिकली लेंगे वो सारे टाइप्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आता है. ठीक है, एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा कि फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताइए एज़ पर द क्वेश्चन, एज़ पर द रिलेटेड विद द टर्म, या तो फिर बताया जाएगा कि ये स्पीच में व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड इज़ अवेलेबल. ओके, जो ये टाइप्स के बारे में बताता है. तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है टू अंडरस्टैंड इट बेटर. Now first one, simile. Now simile that is based on comparison. सिमिली का मतलब होता है सिमिलर. जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको लाइक, एज, सो ये वर्ड्स इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये वर्ड के बेसिस पे आपको सेंटेंस में पता चलेगा कि येस दिस इज़ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. We'll see to it with example. I like the yellow flower more than pink one. Yes, यहाँ पर comparison तो है, but यहाँ पर comparison किसके basis पे है? So with the help of word like. Okay. Second आता है I wandered lonely as a cloud. Now यहाँ पर as comparison again, but with the help of word as. ठीक है, बहुत सारे ऐसे example है. I like chocolates more than ice cream. So definitely like there is a comparison, right? So whatever be the question is there, definitely there is a helping word is there. जैसे कि यहाँ पर सिमिली में है like, as and so. इससे आपको पता चलता है कि ये सारे वर्ड्स के बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये सिमिली है. नेक्स्ट हम बात करते हैं that is metaphor. Now metaphor is also based on comparison, but it is indirect comparison. Now what do you mean by indirect comparison? सिमिली को बोला जाता है डायरेक्ट कंपैरिजन, वेयर एज मेटाफोर को बोला जाता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन. वाई? बिकॉज सिमिली में लाइक, एज, सो ये तीनों वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं, बट मेटाफोर में लाइक, एज, सो ये वर्ड्स नहीं रहेंगे, इसीलिए इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है. ओके, विल सी टू इट द एग्जांपल. फर्स्ट वन, टाइम इज़ मनी. डेफिनेटली टाइम इज़ कंपेयर्ड विथ मनी, बट देर इज़ नो सच वर्ड्स like, as or so, right? So this is indirect comparison. Second example, the camel is the ship of the desert. Yes, camel को compare किया है, right, ship of the desert के साथ, but there is no clue, there is no helping word that we can understand it is metaphor. So students, अगर आपको ये समझना है तो indirect comparison जब भी आपको दिखे तो that means it is related with our metaphor. Okay, next we'll see to it third one, that is personification. Now personification का मतलब क्या होता है? personification का मतलब होता है the word, just a second. Now third one, that is related with personification. Now personification is also based on comparison, but personification is human quality. Yes, जो भी objects है, ideas है, qualities है, उसको human beings के साथ treat किया जाएगा. Okay, तो इसीलिए it's a personification. We'll see to it with examples.
द मून स्माइल्ड एट द अर्थ. अब मून स्माइल करेगा तो भी हमें समझ में नहीं आएगा, राइट. बट स्माइलिंग, स्माइल करना, राइट, वॉट एवर द एक्सप्रेशन इज देयर, ये सब किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन क्वालिटी. दैट्स वाई इट इज़ पर्सोनिफिकेशन. Second example, the trees and flowers seems running a race. अब ये दोनों सच में भाग नहीं सकते, रन नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली इट्स एक्सप्रेशन, yes, based on comparison. So definitely it is human quality of running, walking, angry, smile. This all are expression. That's why it is personification. But ये सब objects है, moon, earth, trees, flowers. These all are objects. Some ideas are there which is compared with human qualities. Next one we'll see to it, that is antithesis. Now antithesis क्या होता है? It is based on contrast. Contrast का मतलब होता है opposite, राइट. दो अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, उसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस. एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पर. टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. नाउ एयर दैट इज़ एरर. अब गलती करना इंसान का काम है और माफ़ करना भगवान का, राइट. सो हियर एरर दैट इज़ a mistake, and the opposite of error, that is forgiveness. So definitely error and forgive, these two opposite words are there, so that's why it's called antithesis. Next one, that's one small step for men, one giant leap for mankind. Whatever be the sentences there, you just have to identify particular figure of speech. So here in this particular sentence, small and giant, right, that is the opposite words. You have to identify whether it's given small, big, then also fine, but you have to identify that yes, small and giant, this is related with figure of speech antithesis. Next one, exclamation, very easy. Exclamation बचपन से देखते आ रहे हैं, exclamation mark, yes. So same here it is, but the little change, इमोशनल एक्सप्रेशन और आइडियाज़. ये कोई भी फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज़ होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन. फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ लवली सिनेरियो. सो दिस इज़ वाओ, दैट इज़ आवर एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. ओह व्हाट अ माइट डाउनफॉल. दिस इज़ वॉट आर एक्सप्रेशन रिलेटेड विद द सडन आइडियाज़. जो भी सामने अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली या ऑल ऑफ सडन कोई भी चीज़ होती है, वॉट एवर एक्सप्रेशन वी आर गिविंग, दैट इज़ एक्सक्लेमेशन. ओके, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, दैट्स वाई इट इज़ एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट विल सी टू इट क्लाइमैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाइमैक्स का मतलब यहाँ पर है, विल सी टू इट, बट इट्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन. Now climax, it's a set of ideas or statements expressed in order. यहाँ पर step में जाता है 1 2 3 4. Likewise if it's going, so it is climax, right? जैसे कि movies वगैरह में हम देखते हैं, so basically starting with some slow things, then some action, and at the end there is a climax part. So there is basically increasing order, जैसे कि हम लोग उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम. द आर्टिस्ट स्माइल्ड, गिगल्ड एंड फाइनली बर्स्ट इनटू लाफ्टर, राइट. तो ऐसे स्माइल किया, देन हंसे, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसना. तो इसको हम क्या कहते हैं? इट्स अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हम बताते हैं दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर. सेकेंड एग्जाम्पल, देयर आर 3 थिंग्स दैट विल एंड्योर. व्हाट? फेथ, hope and love. So definitely faith will come first, then hope will come, and at the end love is there. Okay, so ये एक step है, इसको हम ascending order में बताते हैं. In short, ascending order में for example 1 2 3 4 sentence is there, so definitely it's a climax part. Next we'll see to it, इसका opposite, that is anti climax. ये भी based on construction but it's in descending order. Now descending order का मतलब क्या होता है? 4 3 2 1. yes. Example, I die, I faint, I fall. डेफिनेटली मरने के बाद इंसान बेहोश तो नहीं होगा और ना ही गिरेगा, राइट. सो डेफिनेटली इट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम लोग एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं. नेक्स्ट वन, अ गर्ल फॉल, देन रन एंड देन वॉक ऑन द स्ट्रीट. So definitely this is also in descending order, right? उल्टा.
नेक्स्ट वन इंट्रोगेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन. यस, यहाँ पर इंट्रोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस में एट द एंड इफ देर इज अ क्वेश्चन मार्क इज देयर, डेफिनेटली इट्स इंट्रोगेशन. वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. Now, what are you doing? Right? Where is the chocolate which was kept in fridge yesterday? What is your name? Right? WH type of question with the end of question mark. Definitely it is interrogation figure of speech. नेक्स्ट वन हाइपरबली. इसको हाइपरबली, हाइपरबोले, राइट, ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है. इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन. नाउ एग्जैजरेशन ऑफ एन आइडियाज, बहुत बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलना या बताना, दैट इज़ हाइपरबली. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, प्योर अनएडल्टरेटेड मिल्क इज़ अवेलेबल हियर. इट्स इम्पॉसिबल, राइट. अनअडल्टरेटेड, बिल्कुल भी एकदम प्योर मिल्क अवेलेबल है, इट्स इम्पॉसिबल, राइट. ऐसा हो ही नहीं सकता. सो हियर इट्स हाइपरबोल, बहुत बड़ा चढ़ा के बताया कि प्योर अनअडल्टरेटेड. अनअडल्टरेटेड दैट मीन्स विदाउट एनी मिक्सचर ऑफ एनीथिंग, राइट. कोई भी मिलावट के बिना, कुछ भी नहीं, वेरी प्योर. सो दैट इज हाइपरबोली. सेकेंड, माई फ्रेंड वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स. anyone can just wept ocean of tears. it's impossible, but हम exaggerate करते हैं, right, कि बहुत ज़्यादा रोया, तो बहुत ज़्यादा रोया that means ocean of tears, but it's not like ocean of tears. इतना कोई भी नहीं रोता है. so बड़ा चढ़ा के बताना, right, तो इसको बोलते हैं hyperbole, right. this particularly are related with figure of speech. The next one, repetition. Now repetition word से समझ में आ रहा है कि चीज़ repeat होगी, right, but repeat क्या होगा? so definitely word is repeated. in short याद रखना है, word repeat होगा, right, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? repetition. now example, the clock is work like tick tock tick. यहाँ पर word repeat हो रहा है, tick tick, तो ये क्या बन जाता है हमारे लिए? repetition, right. next is little girl what you want. any particular type of example where word is repeated, definitely it's repetition figure of speech. next one, after repetition there is alliteration. now alliteration is based on, definitely there is a part of it, figure of speech. now here it's based on letter. yes, जो भी पर्टिकुलर लेटर रिपीट होता है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ स्पैरो रन अ रेस. नाउ एस इज रिपीटेड ट्वाइस. it's little difficult to identify in a sentence because sometimes there is a confusion in a sentence how to identify a figure of speech. so first of all, just see to it and understand the question, understand the statement, and then identify a figure of speech. like in this particular question, saw a sparrow, it's clearly mentioned s is repeated twice. if anything is repeated more than once, twice, definitely it's alliteration. okay, next one, a cloud is quite clear today. so c is repeated, that means letter if it's repeating, definitely it is alliteration, and if word is repeated, then it is repetition. okay, so this is how we can understand alliteration and repetition. now onomatopoeia, right, onomatopoeia, तो ये जो पर्टिकुलर आपको समझ में आ रहा है फिगर ऑफ स्पीच, दिस इज बेस्ड ऑन साउंड. ओके, नाउ साउंड मीन्स व्हाट? सो व्हाट एवर we can hear, right, with the help of sound, this speech is known as onomatopoeia. now here we'll see to it the example. our echoes roll from soul to soul, right, echoes that means sound, right, तो ये एक साउंड से रिलेटेड है, दैट्स वाई इट्स फिगर ऑफ स्पीच. द बर्ड्स आर चिर्पिंग एवरी डे. नाउ इट्स बर्ड्स वॉइस, बर्ड्स साउंड, राइट, दिस इज व्हाट नोन एज onomatopoeia figure of speech, right, so it's based on sound. now here we have concluded our video that is related with figure of speech, very important from exam point of view, as it's important in secondary level also, junior college level also, right, as you will understand this figure of speech, so it's very easy to gain marks in exam also. so please like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching my video.